नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं यूपी की बड़ी खबरों से। अलीगढ़ में रविवार को थोड़ी देर हुई बारिश ने नगर निगम की स्मार्ट सिटी परियोजना की पोल खोल दी। विशेष रूप से कल्याण सिंह मार्ग, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम पर है, पूरी तरह जलमग्न हो गया। ये वही इलाका है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर अलीगढ़ के विकास का नारा दिया था। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के 2 दिन बाद ही क्षेत्र की हालात ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के कारण पानी भरने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये इलाका शहर के पॉश क्षेत्रों में गिना जाता है, लेकिन नालियों की सफाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले दौरे में नगरायुक्त और महापौर को साफ सफाई को लेकर फटकार लगाई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही स्थिति जस की तस है। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद आधारभूत ढांचा फेल साबित हुआ। जनता में आक्रोश है कि केवल दिखावटी तैयारियों से नहीं, बल्कि जमीनी काम से ही शहर को स्मार्ट बनाया जा सकता है। बलिया में बीते 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में गोलीबारी की घटनाएं हुई, जिससे जिले में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ खड़े हैं। पहली घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी घटना बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज बाजार कोटवा मोड़ की है, जहां दबंगों ने खुलेआम घर के सामने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई। स्थानीय लोगों के अनुसार ये गोलीबारी आपसी रंजिश और दबंगई के चलते हुई, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लोगों में भय का माहौल है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता से क्षेत्र में आक्रोश पनप रहा है। कैसे क्या कहाँ से हम अपने चाची को फूकने कटोला घाट गए थे। वहाँ बतरेस हुआ और एक बार जागरा सलट गया, फिर दोबारा गाली गलौज हुआ, मारपीट हुआ। फिर बनारा के अमरजीत और धनंजय थे, फोन किए, अपना गैंग बुलाएं और वहाँ गोली फायरिंग करने लगे और गोली मारने लगे। इसमें हमको लगा हमारा भाई है, वो चाचा का पैर फूटा है, बहुत लोग को घायल हुए हैं। कितने लोगों को गोली लगी है? 2 लोग को गोली लगी है। घायल 2 लोग हुए हैं। फिलहाल हम 2 लोगों को देखे हैं, उसके बाद हम लोग चले आए। किस बात को लेकर के बवाल हुआ था, झगड़ा हुआ था? बात तो कुछ नहीं हुई थी। वो लोग पिए खाए थे और हमारे बड़े भाई को कुछ बसबाजी किए। एक बार झगड़ा सलट गया तो फिर दोबारा गाली गलौज, तो सब वहाँ लोग थे, बर्दाश्त नहीं हुआ, मार पीट हुआ। उसके बाद से वो लोग गैंग अपना बुलाए और बंदूक फायर कर रहे थे। गोरखपुर में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के कैंट क्षेत्र स्थित पैटलेगंज गुरुद्वारा परिसर का दौरा किया और वहां चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने दरबार हॉल के नवीनीकरण, यात्री निवास और प्रवेश द्वार की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये परियोजना कुल 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ 7 गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल धार्मिक महत्व की नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक भी है। योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारा परिसर की स्वच्छता और भव्यता की सराहना की तथा कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहल पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार सृजन में भी मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा दर्शन के बाद स्थानीय लोगों से संवाद किया और शहर में अन्य विकास कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरे किए जाएं। कानपुर देहात के कंचौसी में जमीन कब्जे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पीड़ित रामचंद्र तिवारी, जो औरैया जिले में एसडीएम कार्यालय में अर्दली पद पर तैनात है, उन्होंने बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले के भाई व नगर पंचायत अध्यक्ष राजू सिंह पर जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित के अनुसार चेयरमैन राजू सिंह, जो खुद विधायक के भाई हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो जमीन खाली करे।
रामचंद्र तिवारी का आरोप है कि परिवार के राजनीतिक रसूख के चलते अधिकारियों की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उनकी बात सुने। उन्होंने कहा कि राजू सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बेटा ब्लॉक प्रमुख है और खुद चेयरमैन है। ऐसे में पूरा सिस्टम दबाव में है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो परिवार सहित आत्मदाह करेंगे। ये मामला सिर्फ एक जमीन विवाद का नहीं बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का एक बड़ा उदाहरण है। पीड़ित को बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के साथ डीएम से मिलना पड़ा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले ने प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक हस्तक्षेप के गंभीर पहलू उजागर किए हैं। नाम है आपका? रामचंद्र तिवारी। अच्छा, क्या समस्या है? आप डीएम साहब से मिले? डीएम साहब ये समस्या हमारी ज़मीन जबरदस्ती चौथी राने पर सूराबाद तहसील डेरापुर, वहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष जी हैं जो राजू सिंह जी जबरदस्ती ज़मीन खाली कराना चाहते हैं सर। वो कीमती ज़मीन है सर। हम लोग परेशान हैं, गरीब परिवार से हम लोग हैं। जमीन किसकी है वो? ज़मीन सर हमारे पिताजी जो रहे बराबर सर लागन वगैरह आम पानी सब बेचते लेते रहे। मतलब ये चाहती नंबर तुम्हारा नहीं, दूसरा नंबर है। कह रहे तलैया ले लो, ये ज़मीन छोड़ दो। कितनी ज़मीन है? हाँ, कितनी ज़मीन है? 1 बीघा है सर। किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा? बरसों से सर इनकी सब मतलब इनके भाई सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले सिंह जी, और दूसरी इनकी बहू सांसद जी की वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वर्तमान कानपुर देहात, और नगर पंचायत अध्यक्ष राजू सिंह है। इतना दबदबा है, वही अधिकारी तक सब दबाव इतना कि साहब वो जबरदस्ती खाली कराने का भी खाली करा सकते। 2 बार 3 बार कहते बुला के अगर खाली ना कराई तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं सर। कब से नाम है आपका? उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारी भर्ती में न्याय न मिलने और सुप्रीम कोर्ट में समय पर सुनवाई न होने को लेकर आक्रोशित थे। केशव चाचा न्याय करो जैसे नारों के साथ अभ्यर्थियों ने धरना देना शुरू किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इससे पहले हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त 2024 को आरक्षित वर्ग के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें नियुक्ति का आदेश दिया गया था। लेकिन अभ्यर्थी का आरोप है कि सरकार इस आदेश को लागू नहीं कर रही और जानबूझकर प्रक्रिया लटकाई जा रही है। पुलिस ने स्थिति बिगड़ने से पहले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा, जहां उन्हें धरना देने की अनुमति थी। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। धरना का नेतृत्व कर रहे हैं अमरेंद्र पटेल ने बताया कि ये संघर्ष वर्ष 2018 से चल रहा है और अब तक नियुक्ति न मिलने से अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 सितंबर को भी आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो उनका आंदोलन और उग्र हो सकता है। श्रावस्ती जिले के भनगा कोतवाली पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई भिंडका बहराइच मार्ग के भगला राप्ती पुल के पास की गई, जहां आरोपी नाबालिग लड़की को बेचने की फिराक में था। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम ओंकार नाथ, केवल राम उर्फ केवल प्रसाद, आशाराम उर्फ रवि उर्फ मास्टर, फिराई और झूलसे हैं। आरोप है कि इन्होंने पीड़िता को 70,000 में बेचने की साजिश रची थी और जान से मारने की धमकी देकर ग्राम हरिहरपुर रानी में बंधक बनाकर रखा था। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी राजकुमार सरोज के नेतृत्व में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। नाबालिग तस्करी और बाल अधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण में काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। ये घटना दर्शाती है कि मानव तस्करी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर समस्या बनी हुई है और इसके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जरूरत है। बस्ती में सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को हताशा की भाषा बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की हार के बाद अब विपक्ष को बिहार में भी हार का डर सता रहा है, इसलिए हार से पहले माहौल बनाया जा रहा है। राजभर ने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि 1952 में डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हारे क्योंकि कांग्रेस ने 78,000 वोट चोरी किए थे। उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक में वोट चोरी हुई होती तो कांग्रेस की सरकार क्यों बनती।
साथ ही ये भी कहा कि यदि 2024 में वाकई चोरी होती तो एनडीए को 240 नहीं बल्कि 500 सीटें मिलती। उन्होंने सीए और वक्फ कानून जैसे मुद्दों पर फैलाए गए भ्रम की भी चर्चा की। खाद संकट पर उन्होंने माना कि कुछ किसानों को खाद नहीं मिल रही है, लेकिन ये धुलाई व्यवस्था की वजह से है। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जाति जनगणना पर उन्होंने कहा कि 2027 में होगी और पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर ही समय पर होंगे। देखिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि हताशा और निराशा बोल रहे हैं। ये लोग राजस्थान हारे, ये लोग हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे, ये लोग मान गए हैं कि हम लोग बिहार हार जाएंगे। तो अभी से ये मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग बोलने लायक रहें कि वोट चोरी हो रही। हम उदाहरण दे रहे हैं, चोरी किसने किया? 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े महाराष्ट्र में। 78,000 वोट चोरी कांग्रेस ने किया, उनको हरवाया। हमारे बनारस में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उस समय मतपत्र पेटी जो है ट्रक से लदवा के गंगा जी में फेंकवा दिया। देखिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि हताशा और निराशा बोल रहे हैं। ये लोग राजस्थान हारे, ये लोग हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, महाराष्ट्र हारे, ये लोग मान गए हैं कि हम लोग बिहार हार जाएंगे। तो अभी से ये मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग बोलने लायक रहें कि वोट चोरी हो रही। हम उदाहरण दे रहे हैं, चोरी किसने किया? 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े महाराष्ट्र में। 78,000 वोट चोरी बहराइच पुलिस और एसओजी टीम ने सियासा थाना क्षेत्र में सक्रिय एक कुख्यात बाइक लुटेरा गिरोह का भांडाफोड़ किया है। स्वाट, सर्विलांस और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने लूट की घटनाओं में फरार चल रहे 2 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक अन्य अभियुक्त को भी दबोचा गया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। इससे पहले कि किसी गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। ये लुटेरे मुख्यतः सुनसान इलाकों में राहगीरों को निशाना बनाकर बाइक लूटते थे। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हो रही लगातार लूट की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक ने टीम की इस सफलता की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अपराधियों को पकड़ने में तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय सूचना तंत्र की बड़ी भूमिका रही। आम जनता ने भी पुलिस के इस प्रयास की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि अब क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में रहेगा। बहराइच में खाद की किल्लत और कलाबाजी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। खाद चोर गद्दी छोड़ और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों से परिसर गूंज उठा। जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव की अगुवाई में हुए इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस और सफाई कर्मियों से जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने एडीएम अमित कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों को तत्काल खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई। सपा नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि जानबूझकर आपूर्ति बाधित की जा रही है ताकि कालाबाजारी बढ़े और गरीब किसान लाचार हो जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि खाद की समस्या का समाधान तुरंत नहीं हुआ तो आंदोलन और उम्र रूप ले सकता है। प्रशासन ने प्रदर्शन को लेकर सतर्कता बरती और बाद में स्थिति नियंत्रण में रही। एडीएम ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। सपा ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसानों की समस्याओं का हल नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। पूरे प्रदेश में यूरिया खाद की बहुत बड़ी किल्लत है। बहराइच के किसान मारे मारे फिर रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं हजारों की संख्या में और उनको खाद नहीं मिल रही। और यहाँ के बड़े नेता और अधिकारी मिलकर के नेपाल को सारी खाद पहुँचा दिए हैं और 1000 रुपये में 800 रुपये बोरी, जो 270 की है, 1000 और 800 रुपये बोरी खाद की खुलेआम बिक्री हो रही है। किसानों को जब लाइन में खड़ा होता है तो उसको पीटा जा रहा है। 1/3 बहराइच घाघरा और सरजू की नदी में बह गया। कम से कम 2 दर्जन गांव का आता पता नहीं है। उनको बसाने के लिए इस प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया। पर्यटन करके यहाँ के कृषि मंत्री, प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए और यहाँ से चले गए। कोई इंतजाम बाढ़ पीड़ितों का नहीं किया। घाघरा नदी के कटान से लोग पीड़ित हैं। 100 करोड़ रुपया
चिलवरिया चीनी मिल पर बकाया है किसानों का, वो भी नहीं मिल रहा है। किसान दर दर भटक रहा है। बलरामपुर के तुलसीपुर विकास खंड के पूरे छेटना गांव के पास धोबनिया नाले पर आज भी पक्का पुल नहीं बन पाया है। इससे ग्रामीणों को रोजाना भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बांस और लकड़ी का स्थायी पुल खुद बनाया है, जिससे स्कूली बच्चे और बुजुर्ग जान जोखिम में डालकर रोजाना पार करते हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और भयावह हो जाती है। पुल पर फिसलन, जल भराव और तेज बहाव से कई बार हादसे हो चुके हैं। बच्चों के अभिभावक अपनी चिंता जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि रोज बच्चे स्कूल भेजने में डर बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से पक्के पुल की मांग भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया तो वे बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये मामला न केवल विकास की कमी को उजागर करता है, बल्कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही पर भी बड़े सवाल उठाता है। एक पक्के पुल से बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, तो ये कार्य आखिर कब होगा? क्या नाम है आपका? अनूप पाठक। अनूप जी, ये बताइए, ये क्या मामला है आपके यहाँ जो पुल बना हुआ है? क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? सर, हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है और यातायात के लिए भी। कितने गांव को जोड़ता होगा ये लकड़ी का पुल? ये सर 4 गांव को जोड़ता है। यहाँ हमारा गांव, अरे प्लफ्तवाड़ी हुआ, नन्हुआपुर, मझगवा। और इस तरफ कौन सा गांव है? इस तरफ है छोटे अमरावा और फुआ नगर। लहेरी भी है? हाँ, लहेरी भी है, बट वो दूर है। तो आप लोग बाइक से जाते हैं, डर नहीं लगता है इस पे? नहीं सर, कोई डर नहीं। कहीं गिर जाएं, बाढ़ का मौसम चल रहा है अभी इस समय। वो फिर डर लगता है, पर आदत हो गई। आदत हो गई, मजबूरी ने आदत बना दी। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप, पुल बने या किस तरह से क्या चाहते हैं आप लोग? सर, पुल बने है हम लोगों का। कितने समय से आप लोग मांग कर रहे हैं? सर 3 साल से। 3 साल से। इससे पर पहले कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हुई। जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के नगला जैत गांव में शनिवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव में स्थित एक पुराना और जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के 8 सदस्य मलबे में दब गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला गया। इस हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक मासूम बच्चा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। प्रशासन और राहत टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। गांव वालों का कहना है कि इस मकान की हालत काफी समय से खराब थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इसकी मरम्मत नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और गांव के अन्य जर्जर मकानों की सूची बनाकर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। एटा जिले के थाना जसरतपुर क्षेत्र के नगला चंदन गांव में दबंगों की गुंडागर्दी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवक जब दुकान में सामान लेने गया तो वहां दबंगों ने उस पर हमला कर दिया। पीड़ित को बुरी तरह पीटा गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जब परिजन बीच बचाव में आए तो उन्हें भी लाठी डंडों से मारा गया। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पीड़ित को थाना जसरतपुर से मजरूम चिट्ठी तक नहीं मिली और उल्टा उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। निराश पीड़ित ने अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह से न्याय की गुहार लगाई। अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर गहरा रोष है और वे पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। आपका नाम? राजभान सिंह। आप एसएसपी ऑफिस आए, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, मैं 8 तारीख को कुछ लोग पुरंजला के थे, उन्हें सौदा दिब्बाने नगला उम्मेद गया था। तो वहीं गांव के हमारे जब गांव वापस लौट के आए तो हमने दुकान से तम्बाकू लेने के लिए वहां पे रुके तो आंसू ने आके तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने पर उनके सभी परिवार के सब लोग आ गए तो हमारे ऊपर फायर किए। हमारे बहुत चोटें आई। जहां हमारे बच्चे बचाने के लिए पहुंचे, देवांश और दीपक, तो उनके भी बहुत मारपीट की है। उन्हें पुलिस ने भी मुजरिम चिट्ठी नहीं दी है। और जसरतपुर जब अलीगंज पहुंचे
तो डॉक्टर ने केवल सर की चोटें लिखी और जितनी चोटें मेरे शरीर में और मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के, एक भी चोट नहीं लिखी और न एक भी गोली दी और न एक भी टाँका लगाया। जनपद मैनपुरी की दन्नाहार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश पर 335 लीटर अवैध देशी शराब नष्ट कर दिए। ये शराब जिले के 23 अलग अलग स्थानों से छापेमारी में बरामद की गई थी। शराब की कुल अनुमानित कीमत 2,34,500 बताई जा रही है। इस कार्रवाई को मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार की मौजूदगी में किया गया। क्षेत्र अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि एक कदम नशा मुक्ति अभियान और अवैध शराब के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी ऐसे ऑपरेशन चलते रहेंगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। शराब नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और न्यायिक आदेश के तहत की गई, जिससे जनता का भरोसा कानून व्यवस्था पर और मजबूत हुआ है। इस कार्रवाई से शराब माफियों में हड़कंप मच गया है और ये पुलिस की सक्रियता का एक संकेत है। यहाँ पर ये शराब विनिष्टीकरण कराया गया सर, किसके आदेश से और कैसे सर ये आज काम हो रहा है यहाँ पर थाना दन्नाहार? माननीय न्यायालय के अनुसार जो 23 अभियोगों में जो केस डिस्पोजल हुआ है उसमें 335 लीटर देशी शराब आज विनिष्ट की गई है थाना दन्नाहार में। हमारे साथ एसडीएम सदर भी उपस्थित हैं, उनकी निगरानी में डिस्पोजल हुआ है। इसकी कुल कीमत 2,34,500 रुपये है। ऐसे और अभियोग हमारे पास भी NDPS के और अंग्रेजी शराब के हैं, तो वो भी आगे केस डिस्पोजल होगा तो उसका भी निश्चित किया जाएगा। जी जी ठीक सर, धन्यवाद। यहाँ पर मुरादाबाद के मुड़ा पांडे क्षेत्र में रास्ते पर पड़े रोड़े को लेकर विवाद बढ़ गया। जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शमी और ग्राम प्रधान राघव कुमार आमने सामने आ गए। राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में JCB से अवैध रोड़े हटाए गए, लेकिन 3 घंटे तक हंगामा जारी रहा। जिला पंचायत सदस्य ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। दूसरी ओर ग्राम प्रधान ने पलटवार करते हुए कहा कि रोड़े खेल मैदान और निजी भूमि पर रखे गए थे जो अवैध थे। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाना मुड़ा पांडे में शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन तनाव बरकरार है। ये घटना स्थानीय राजनीति और पंचायत स्तर की खींचातान को उजागर करती है। जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी कई सवाल खड़े उठे हैं। मुजफ्फरनगर के शिशौली कस्बे में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। किसानों की राजधानी कहे जाने वाले क्षेत्र में किसान भवन में हजारों की संख्या में किसान जुटे। BKU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की अगुवाई में ये पंचायत आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। पंचायत की शुरुआत बलजौरी देवी कक्ष के भूमि पूजन से हुई। इसके बाद चर्चा का केंद्र रहा उत्तराखंड के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा। इस घटना ने किसानों में भारी नाराजगी पैदा कर दी थी। पंचायत में विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी और एकजुटता का आह्वान किया। पंचायत में तय किया गया कि यदि किसानों की मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। टोल प्लाजा, MSP और किसानों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। ये पंचायत सरकार को स्पष्ट संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल की ओर से लिखी गई चिट्ठी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। चिट्ठी में पूजा पाल ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि यदि उनकी मृत्यु होती है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। इस गंभीर आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने साफ कहा कि उनकी पार्टी हत्या की राजनीति नहीं करती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूजा पाल अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगे। शिवपाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक चुप रहा वो अब अचानक हत्या का डर क्यों जाहिर कर रहा है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग ऐसी राजनीति करते हैं लेकिन हम नहीं। इस मौके पर शिवपाल यादव ने भाजपा नेता संगीत सोम के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बनता जा रहा है। शिवपाल ने कहा कि संगीत सोम का कोई स्थायित्व नहीं है। ये अपने स्वार्थ के लिए किसी भी दल में जा सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई काम तो करते नहीं, न देश के लिए न उत्तर प्रदेश के लिए।
इन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। जितने भी वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। तो ये तो देखिए केवल जनता के प्रति छलावा करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये नाम बदला है तो हम तो कहेंगे जी अपना नाम और बदल लें, गुजराती लोग अपना नाम बदल लें। गुजराती लोग शिवपाल जी, एक मुरादाबाद में बैंड बाजे हैं उनको लेकर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कहा जो बैंड वाले हैं अपना नाम रखे लेकिन हिंदुओं के नाम पर बैंड बाजा ना चलाएं। उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? पहले होटलों को लेकर ये विवाद हुआ था और अब बैंड को लेकर जो बैंड बाजे विवाद चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए अमन चैन समाज में नहीं रहने देना चाहते, लड़ाने का काम करते हैं। देखिए फिलहाल आज के लिए खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।